गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कि जो साउंड अलग अलग हमें सुनाई देती हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ अलग है, आप बोलते हो तो आवाज़ अलग होती है। कोई मैन होता है तो वो बोलता है तो उसकी आवाज़ अलग होती है। मोस्टली सबकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो क्यों होती है, किस चीज़ में फ़र्क होता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे जैसे आपको इतना तो पता चल गया है कि जब भी कोई ध्वनि प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है, किसी भी वस्तु के कंपन करने की वजह से। जैसे यहाँ पे इस ग्लास पे एक चम्मच मारी गई और इसके जो गिलास है, ऊपरी सतह जो आपको दिखाई दे रही होगी, वो क्या हो रही है, कंपन की वजह से हिल रही है ना बार बार, तो आपको धूमिल दिखाई दे रही है, अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना जो है वो कंपन कहलाता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। टू एंड फ्रो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक कंपन होता है। और जो ऐसा कंपन करते हैं वो दोलन गति दिखाते हैं। इसका मतलब मोशन करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, दोलन गति, क्योंकि ग्लास मूव कर रहा है, अपनी जगह पे ही कर रहा है बट मूव कर रहा है, तो दोलन गति कहेंगे। और इंग्लिश में ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, ओसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। ओसिलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट फ्रॉम द मीडियन पोजिशन, ठीक है ना। तो ये ओसिलेटरी मोशन होता है जिसे हम दोलन गति कहते हैं, ठीक है। अब दोलन गति से पहले आपको और भी चीज़ें का पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आवृत्ति। आवृत्ति किसको बोलते हैं बेटा, हम आवृत्ति बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को। आवृत्ति क्या मतलब होता है आवृत्ति का। जैसे कई बार कोई मेहमान बहुत बार आता है तो ये बोलते हैं ना कि यार इस मेहमान की ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब वो आने का उसका बार बार जो ना बहुत जल्दी जल्दी आता है। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में, प्रति सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो वो ग्लास ही आपने कंपन करवा रखा था, एक सेकंड में मान लो वो 3 बार अपनी उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो आवृत्ति है वो 3 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन अकरिंग पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम टेकन लिख दूँ तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा ना ये। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हुआ, दोलनों की संख्या बटे में कुल समय लिया गया। तो आपको मैं अगर दूं दोलनों की संख्या, ये मैंने दोलन की आवृत्ति का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। तो दोलनों की आवृत्ति का फॉर्मूला कैसे होगा, कुल दोलन और फिर उन दोलनों में लिया गया समय कुल। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमें दोलनों की संख्या प्रति सेकंड में मिल जाएगी, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वो आवृत्ति हो जाएगी। और आवृत्ति को हम किस यूनिट में लिखते हैं, हर्ट्ज में। क्या यूनिट होती है आवृत्ति की, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है। तो एक हर्ट्ज कोई आपसे पूछे तो एक हर्ट्ज कितना होता है, अब एक हर्ट्ज कब होगा, जब आप दोनों चीज़ें एक कर दोगे कि एक दोलन एक सेकंड में हो रहा है, तो एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो मैंने बोला था आवृत्ति को आप लिख लो, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, उसने बोला 20 दोलन लिए गए, 20 दोलन, कुल दोलन कितने 20, कितने सेकंड में पूरे गए, एक सेकंड में। तो ये तो क्या आ गया, ये तो 20 हर्ट्ज आ गया। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि प्रति सेकंड में दोलनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकंड, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं हम क्या, हम आते हैं कि ध्वनि जो है हमें अलग अलग सुनाई दे रही है, ये क्यों सुनाई दे रही है। तो ध्वनि जो होती है बेटा, उसके 2 मेन गुण होते हैं, एक होता है प्रबलता और एक होता है तारतव। प्रबलता को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में हम लाउडनेस, और तारतव को बोलते हैं हम पिच। पिच और लाउडनेस जो होती हैं ये 2 मेन चीज़ें होती हैं किसी भी साउंड की। तो किसकी पिच ज़्यादा है, किसकी लाउडनेस ज़्यादा है, ये हम अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लाउडनेस जो होती है
लाउडनेस एक तरीके से, हम सबसे पहले लाउडनेस पे आ रहे हैं। जो लाउडनेस होती है, प्रबलता होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? वो लाउडनेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्केयर पे। आयाम को बेटा एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम का स्केयर। इसका मतलब अगर तुम किसी का आयाम दुगना कर दोगे तो उसकी लाउडनेस कितनी हो गई? 4 गुना। अगर उसका तुम आयाम 3 गुना कर दोगे तो उसकी लाउडनेस कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स, 9 गुना हो जाएगी। नहीं समझ में आया? दोबारा से करते हैं। जो प्रबलता होती है, प्रबलता किसी भी साउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या है? तुम उस चीज़ को उतना बढ़ाओगे, उसके बढ़ने का ही होगा, वो घटाओगे तो वो चीज़ घटेगी, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आयाम के स्केयर के। आयाम अभी थोड़ी देर पहले आया था, नहीं बताया आपको आयाम? कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। तो आयाम जो है उसका स्केयर होता है, वो होती है प्रबलता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रबलता को लाउडनेस। और लाउडनेस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। किसके? एम्पलीट्यूड। आयाम को क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड। और उसका हमने क्या कर दिया? स्केयर। अब आप मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल किसी की एम्पलीट्यूड जितनी थी, अगर मैंने उसकी एम्पलीट्यूड 5 गुना बढ़ा दी तो अब उसकी लाउडनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, मान लो शुरुआत में इसकी थी x, कितनी भी थी, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इसकी कुछ होगी, कुछ भी हो, एक्चुअली इसकी कितनी होगी? x का स्केयर, डबल है ना उससे, मतलब सॉरी 2 स्केयर में जा रही है ना। तो अब ये क्या हो रही है? अब हम कह रहे हैं कि ये 5 टाइम्स हो गई, तो 5 टाइम्स का स्केयर होगा यहाँ पर। 5 टाइम्स का स्केयर कितना गुना हो जाएगी? 25x का। तो x स्केयर तो पहले भी थी, लेकिन कितनी बढ़ गई? अब 25 गुना बढ़ गई। तुम इसको 5 बढ़ाओगे, ये 25 बढ़ेगी। तुम 4 बढ़ाओगे, ये 4 चौक 16 बढ़ेगी। ये 3 बढ़ाओगे तो 3 तिया 9, ये 9 बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसको जितना बढ़ाओगे ये उसका स्केयर बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम आयाम पे आते कैसे हैं? देखो, आयाम कैसे बताऊं मैं आपको? ये देखो, अगर मैं एक वेव बनाती हूँ, वेव तो आपको पता हो ना, ऐसे होती है वेव, पता है ये वेव ऐसे होती है। तो उसका मीन ये है, यहाँ से इस बिंदु की ऊंचाई आयाम होती है। जो मीन वैल्यू है ना, बीच वाली वैल्यू है, उससे इस टॉप तक की वैल्यू, या यहाँ से इस निचाई तक वाले की वैल्यू जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, आयाम, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या आ रहे हैं, देखो, अब प्रबलता की बात हो रही है कि प्रबलता कितनी है या कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, उससे बात करते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को आपने घर पे करना है। क्या किया है इस बच्चे ने? एक थर्माकोल की बोल, आप थर्माकोल आपके घर पे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा सा कागज़ रोल करो, उसको सुई में अच्छी तरीके से पिरो के और लटका लो। धागा लटका लिया ये आपने, ठीक है। अब लटका लिया और इस गिलास को पहले एक हल्का सा चम्मच मारना, बिल्कुल शांत स्वभाव वाला, थोड़ा सा हल्का सा, और आप उसके पास रखो किनारे पे। वो हल्का सा दूर जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने हल्का सा करा था तो ये चला गया यहाँ तक कंपन कर रहा था, ठीक है, यहाँ तक करा उस धागे ने और फिर थोड़ी देर में शांत हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि तुम्हें जितना जोर है ना उतना गिलास पे मारो, और ये उधर पे ही होनी चाहिए, ये उधर पे होनी चाहिए। और अब की बार तुमने ग्लास पे जोर से मारा तो अब की बार ये कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब तुमने हल्के से मारा था तो एम्पलीट्यूड कम था, ठीक है। जब तुमने ज़्यादा जोर से मारा तो एम्पलीट्यूड, जो साउंड वेव्स बन रही है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा प्रबल है। वो जो वेव्स जो बन रही हैं, साउंड वेव्स, वो ज़्यादा प्रबल है, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो अगर किसी की प्रबल आवाज़ होती है तो वो दूर तक सुनाई देती है, अगर किसी की प्रबल नहीं होती है तो वो दूर तक सुनाई नहीं देगी। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब जितनी ज़्यादा प्रबलता बढ़ेगी उतनी ज़्यादा साउंड आगे तक जाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखो, इसका ये हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि जब हमने कम फोर्स लगाई थी तब थोड़ी दूरी तक गया था, क्योंकि वो थोड़ी एम्पलीट्यूड के था। जब ज़्यादा जोर लगाया तो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड किया, वो तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। अब इसका इसने एग्जाम्पल ये लिया है कि चलो आपने ये कर लिया एक्सपेरिमेंट, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि
दोनों को कंपित करा के देखना और ये बताना कि किसके में आयाम ज़्यादा होगा। तो ऑफकोर्स किसके में आयाम ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा जोर से मारा था। अब ये देखो, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता मतलब लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी वस्तु का, कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। इसका मतलब कोई वस्तु है जो कंपित हो रही है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ध्वनि होगी, जो साउंड प्रोड्यूस करेगी वो लाउड होगी, ज़्यादा लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड लेस होगा तो वो लाउड नहीं होगी या कम होगी, ठीक है ना। अब इसकी हमने करी है तुलना। इसने बोला कि दोनों ग्लास में जो कंपन करोगे ना तो आवाज़ की तुलना करना, किसकी में आपको ज़्यादा प्रबल आवाज़ सुनाई देगी, किसकी में कम सुनाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेटा, ये ध्वनि की प्रबलता का अनुपात दिखा रखा है। जो ध्वनि की प्रबलता होती है, ये ध्वनि की प्रबलता जो होती है, ये मैंने बताया था आपके आयाम के वर्ग के समानुपाती है, बताया था ना ये आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रबलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयाम स्क्वायर के, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, बताया था ये। तो आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। और प्रबलता की यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है, जिसको हम स्मॉल डी कैपिटल बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, डेसिबल। तो हम जैसे सांस लेते हैं तो कितनी आवाज़ आ रही है, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं या हम बोल रहे हैं तो कितनी आ रही है, ये सब लगभग दे रखा है। लगभग जब हम सांस लेते हैं तो 10 dB की आवाज़ निकलती है। जब मन फुसफुसाहट मतलब जब गुपचुप बात करते हो ना तुम, तब 30 dB की निकलती है। सामान्य बातचीत या वार्तालाप जब करते हैं तो 60 dB की होती है। व्यस्त यातायात, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाओ आप, तब जो होती है वो 70 dB होती है। और औसत फैक्ट्री जो होती है 80 dB होती है। और अगर 80 dB से ज़्यादा चली जाए तो वो फिर हमारे लिए इतना ज़्यादा शोर है कि हमें बर्दाश्त होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, हद से ज़्यादा जिसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। तो 80 dB से ज़्यादा फिर क्या हो जाता है, वो शोर हो जाता है जो हमें प्रॉब्लम करना देना शुरू कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब वही जो बात जो थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको, ये अभी दोबारा से इसने बताई है कि ध्वनि की प्रबलता जो है इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपन वस्तु का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट में भी इसने प्रबलता ही दिखा रखी है, चलो प्रबलता को ही कर लेते हैं, फिर तारतों पर आएंगे। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी प्रबल आवाज़। अभी इसने प्रबल करी, अभी इसने आ गई है, प्रबलता हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट गुण पे, तारतव। तारतव क्या होता है बेटा, तारतव को हम तीक्ष्णता भी बोलते हैं, श्रिवनेस भी बोलते हैं। तो ये ध्वनि की दूसरी जो प्रॉपर्टी थी, क्या, तारतव। तारतव को क्या बोलते हैं हम, पिच, ठीक है। अब ये जो पिच है, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी किसी की ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके पिच के। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी, ठीक है। अब ये कैसी होगी, ये क्या चीज़ होती है, पिच क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो मैं दोबारा से रिकॉल करवाती हूँ। पिच डिपेंड कर रही है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। जैसे लाउडनेस डिपेंड किस पे कर रही थी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे, वैसे ही पिच किस पे डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है उसके, किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना। तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, अगर किसी की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक तरीके से इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लो, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पिच को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तारतव, या तीखापन भी बोल सकते हैं, तीक्ष्णता जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं आवृत्ति, प्रतिदोलनों की संख्या कितनी है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये एक बच्चा ड्रम बजा रहा है और यहाँ पर एक बच्चा वो सीटी टाइप बजा रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, कौन सी आवाज़ कानों में चुभेगी, सीटी चुभेगी या ड्रम चुभेगा, सीटी। बहुत आवाज़ होती है ना अजीब सी आवाज़, तो चुभती है वो आवाज़। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है, इसकी पिच जो होती है, सीटी वाले की पिच ज़्यादा है
इसकी पिच कम है, जो बजा रहा है ना, टम्बलर बजा रहा है, जो ड्रम बजा, उसकी कम है। तो कैसे, देखो उसकी साउंड वेव्स में फ़र्क देखो आप, इसकी साउंड वेव्स में फ़र्क देखो, इसके में इतनी जगह में कितनी आई हैं, मुश्किल से 3 आई हैं, है ना, और इसके इतनी जगह में कितनी आ गई, यहाँ से इतनी जगह में तो पता नहीं कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोलनों की संख्या उसमें ज़्यादा है। तो एक तरीके से याद करो एक बार तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है, ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी पिच ज़्यादा होगी, तारतव ज़्यादा होगा, तीक्ष्णता ज़्यादा होगी, उसकी आवाज़ चुभती है कानों में, ठीक है ना। तो बोलते हैं ना तेरी बड़ी तीखी आवाज़ है, मत बोला कर ज़्यादा, बोलते हैं ना, कई बार बच्चे बोलते हैं तेरी बड़ी पैनी आवाज़ है। तो वो पैनी आवाज़, वो तीखी आवाज़, इसका मतलब क्या है, उनकी आवाज़ में क्या चीज़ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से तारतव ज़्यादा आ रहा है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। अब देखो इस बात को हम समझेंगे कैसे। तो सीटी की आवृत्ति अधिक है, इस वजह से उसका तारतव जो है वो ज़्यादा है। ये देखो यहाँ से सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए अधिक तारतव की ध्वनि वो उत्पन्न करता है, ठीक है ना। और जो ड्रम था वो कम तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद वो कंपैरिजन कर रहा है पक्षी का और शेर का। अब हम बात करेंगे, पक्षी की आवाज़ सुनी होगी आपने, ठीक है ना, चिड़िया की लगा लो या किसी की भी। तो पक्षी की जो होती है ना वो उच्च तारतव की ध्वनि होती है, ची 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 ची, उच्च तारतव की होती है ना। तो लेकिन जो शेर की दहाड़ होती है उसका तारतव कम होता है, तारतव मंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दूर तक सुनाई नहीं देगी, क्योंकि दूर तक सुनना किस बात पे डिपेंड करता है, कितनी प्रबल आवाज़ है। तो शेर की दहाड़ ज़्यादा प्रबल होती है तो वो दूर तक सुनाई देगी, शेर की दहाड़, वो एक बार दहाड़ेगा दूर तक सुनाई देगी, लेकिन उसकी जो पिच है वो कम है, लेकिन उसकी जो लाउडनेस है, प्रबलता है, वो ज़्यादा है। ज़्यादा प्रबल आवाज़ होगी, ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी, ठीक है ना। और जो पक्षी की तारतव ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो आवाज़ है वो तीखी है, लेकिन उसका प्रबलनेस जो है, वो प्रबलता जो बोलते हो, जो लाउडनेस बोल रहे हैं, वो लाउडनेस थोड़ी कम है। तो पक्षी की ध्वनि क्या होती है, दुर्बल होती है। तो अगर एक ही जगह पे पक्षी बोल रहा है और एक ही जगह पे शेर बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमने ये पक्षी बना दिया, भाई मान लो तुम ये पक्षी है, तुम, मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, ये पक्षी हो गया, ठीक है ना, ये एक जगह पे, और ये शेर हो गया, ठीक है। दोनों को बोला तुम्हारा कंपटीशन है, ठीक है ना, कंपटीशन है, और तुमने जोर से बोलना है, इसने अपनी आवाज़ छोड़ी, इसने अपनी आवाज़ छोड़ी। तो आप जो बंदा यहाँ पर खड़ा है उसको इसकी आवाज़ सुनाई देगी, क्यों सुनाई देगी, क्योंकि इसकी शेर के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, लाउडनेस। और लाउडनेस का मतलब प्रबलता, प्रबलता जिसकी ज़्यादा होगी वो दूर तक जाती है, ठीक है ना। हाँ, और अगर तारतव ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, तारतव ज़्यादा होने की वजह से जो आवाज़ है कितना तीखापन है, ठीक है ना, इस वजह से कितनी तीखी आवाज़ है, कितनी मोटी आवाज़ है, उस हिसाब से। तो तीखी आवाज़ है तो वो पक्षी की है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर होता है ध्वनि में, किसी किसी की किसकी प्रबल है, किसकी तारतव ज़्यादा है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो देखो अब जैसे क्वेश्चन ही पूछ लिया, मान लो बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति कैसी होती है ये बताओ आप। ऑफकोर्स बच्चे की आवाज़ ना ज़्यादा तेज़ से बोलो तो चुभने लग जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे की आवाज़ के अंदर जो आवृत्ति है वो ज़्यादा है, तारतव जो है वो ज़्यादा है। और महिला की आवाज़ में भी पुरुष के कंपैरिजन में तारतव ज़्यादा होता है, तो उनकी आवाज़ें तीखी होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, प्रबल आवाज़ होती है, ठीक है। अब आते हैं हम श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों पर। श्रव्य का मतलब होता है बेटा जो सुन सकें हम, और अश्रव्य का मतलब जो हम ना सुन सकें। इंग्लिश में श्रव्य को बोलते हैं ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जिन आवाज़ों को हम सुन सकते हैं। अश्रव्य का मतलब नॉन ऑडिबल, जिनको हम नहीं सुन सकते हैं। तो हम सारी आवाज़ें नहीं सुन सकते हैं, दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ कंपन करती है और क्या क्या चीज़ें आवाज़ें निकाल रही है। हम जो सिर्फ सुन सकते हैं, जो हमारी सिर्फ श्रव्य आवाज़ें हैं जो हम सुन सकते हैं, वो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके हम 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ें सुन सकते हैं। 20 से लेके
20,000 हर्ट्ज़ की आवाज़ें सुन सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम, मतलब 20 से अगर कम हो और 20,000 से अगर ज़्यादा हो, ये आवाज़ अगर निकलती हैं तो हमें सुनाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अब ज़रूरी नहीं है हमें सुनाई नहीं देती तो किसी को भी सुनाई नहीं देंगी। जैसे आपको पता होगा कि जो जंतु जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, कैट्स जो होती हैं, उनको कई बार 20,000 से ज़्यादा भी सुनाई देता है। बैट्स जो होते हैं उनको भी सुनता है। तो बैट्स जो होते हैं या डॉग्स जो होते हैं उनको 20,000 से भी ज़्यादा का सुनाई देता है। तो इसका मतलब उनकी 20,000 से ज़्यादा की अधिक आवृत्ति सुनने की क्षमता होती है। तो इसी वजह से कुत्ते जो होते हैं वो पुलिस फोर्स में होते हैं। देखा भी होगा आपने, सीटीओ का उपयोग करते हैं उनको हैंडल करने के लिए। हमें उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो कुत्ते होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम नहीं सुन सकते 20,000 से ऊपर की, बट वो सुन सकते हैं। ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड भी सुने होंगे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो अल्ट्रासाउंड जो होती है, देखो नाम में ही पता चल रहा है आपको, अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब ऊपर किसी चीज़ का। ठीक है ना, मतलब एक होता है ना, जैसे ये बीच की स्टेज, ये ऊपर की स्टेज, ये नीचे की स्टेज। तो ये जो हमारी स्टेज थी ये 20,000 की स्टेज है यहाँ पर, इससे ऊपर जा रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड में जाएगा। पराश्रव्य, श्रव्य कब तक था? जब तक वो 20,000 तक था, तो ये पराश्रव्य हो गया। ठीक है ना, और अगर 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाए तो उसको बोलते हैं बेटा इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा बात किया है? अल्ट्रासाउंड की। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होती हैं उन ऐसी ध्वनियों को यूज़ करते हैं, तो ऐसी मेडिकल क्षेत्र में बहुत इस्तेमाल होता है, तो उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, मतलब पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है ना, जो बहुत सारे उपकरणों में इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल वाले लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं उसको, अलग अलग बीमारियां भी पता करते हैं। तो आज हमने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं। एक बार मैं दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि ध्वनि जो होती है उसके अंदर जब भी कंपन होता है किसी वस्तु में तभी उत्पन्न होती है। कंपन जो होता है वो एक तरीके से दोलन कर रही होती है कोई चीज़, उस वजह से होता है, ऑसिलेशन कर रही होती है। और ऑसिलेशन कितने होते हैं 1/सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी साउंड की, पिच डिसाइड करती है। एम्पलीट्यूड होता है किसी भी साउंड का, लाउडनेस, प्रबलता डिसाइड करती है। और हम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं, उससे ऊपर की हम नहीं सुन सकते हैं। तो 20,000 से ऊपर वाली को हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, और 20 हर्ट्ज से नीचे वाली को बोलते हैं हम इंफ्रासाउंड। तो आज के लिए बहुत हो गया क्लास। थैंक यू क्लास।